दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी देवरा पार्ट 1 को। तो फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई शहर से, जहां पर हम देखते हैं कि मुंबई शहर के पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर एक मीटिंग चल रही है। इस पुलिस मीटिंग के अंदर एक मिनिस्टर सारे आईपीएस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर मिनिस्टर सारे ऑफिसर्स को ये बताता है कि हमारी कंट्री के अंदर तो बहुत बड़े टेररिस्ट हो चुके हैं और इन दोनों का नाम है दया और यति। ये दोनों टेररिस्ट एक दूसरे के भाई हैं, जिनमें से दया बाहर रहता है और यदि इंडिया के अंदर से ऑपरेट करता है। लेकिन इन दोनों को लेकर अभी हाल ही में एक इंटेलिजेंस मिली है कि इन दोनों को अभी अरब कंट्री से बहुत सारी फंडिंग मिली है और इसलिए हमारे देश की इंटेलिजेंस ये कहती है कि ये दोनों आतंकवादी हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से बहुत सारे बम, मिसाइल्स, गन्स, बुलेट्स और ड्रग्स लेकर आने वाले हैं। हालांकि ये लोग ये सारा सामान इलीगली काफ़ी टाइम से ला रहे हैं, लेकिन अब हमें ये खबर मिली है कि अब ये दोनों आतंकवादी ये सारा इलीगल सामान बहुत सारी मात्रा में लेकर आने वाले हैं और फिर इसके लिए वो मिनिस्टर सारे आईपीएस ऑफिसर से कहता है कि हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना ही होगा। इसी मीटिंग में ये फैसला किया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी ये पता करना होगा कि आखिरकार ये सारा का सारा इलीगल कंसाइनमेंट इंडिया के अंदर आ कैसे रहा है। और फिर इसी चीज़ को देखने के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर एक आईपीएस ऑफिसर को ये पूरा केस दे देते हैं। ये ऑफिसर जल्दी ही अपने ऑफिसर्स की टीम बनाता है और फिर वो जल्दी ही अपने केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आईपीएस ऑफिसर को यति नाम का एक आदमी मिलता है एंड फिर जब वो लोग उसे पकड़कर उसे टॉर्चर करते हैं तब वो आईपीएस ऑफिसर अजय के सामने इस बात को रिवील करता है कि वो आतंकवादी दया और यति के लिए काम करता है, लेकिन उसने 3 महीने से उन्हें देखा नहीं है। लेकिन यहीं पर ही आईपीएस अजय उससे पूछता है कि आखिरकार वो लोग इन सारे इलीगल सामान को इंडिया के अंदर लेकर कैसे आते हैं, क्योंकि जाहिर है जब भी वो लोग शिप से इंडिया के अंदर इस सामान को लेकर लाने की कोशिश करेंगे तब इंडिया के कोस्टल एरियाज़ पर और पोस्ट के ऊपर कोस्टल गार्ड्स उन्हें घेर लेंगे और उनकी चेकिंग से वो लोग बच नहीं पाएंगे। पर ये सुनकर यति का जो आदमी होता है वो आईपीएस अजय को बताता है कि असल में उनका जो भी इलीगल सामान इंडिया के अंदर आता है उसे वो लोग शिप से तभी उतार लेते हैं जब शिप पानी के अंदर होता है और इसीलिए जब शिप पोर्ट तक पहुंचता है तब कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स को उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आईपीएस अजय इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े शिप के कंटेनर्स को पानी के बीच में ही उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। पर ये सुनकर यति का आदमी आईपीएस अजय को ये भी बताता है कि एक्चुअल में उनके सारे इलीगल कंसाइनमेंट वाले जो शिप हैं वो मुंबई से काफ़ी दूर रत्नागिरी के पास आते हैं और ये जो रत्नागिरी जगह है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ के पास है। लेकिन जब वहाँ के पोस्ट के पास हमारे शिप पहुँचने वाले होते हैं तब पोर्ट तक पहुँचने के कुछ टाइम पहले ही उनमें से हम सामान निकाल लेते हैं और हमारे इन्हीं सारे इलीगल सामानों को निकालने में रत्नागिरी के आसपास के गांव वाले हमारी हेल्प करते हैं। और अभी सारी बात जानने के बाद ही आईपीएस अजय अपनी टीम के साथ सीधा रत्नागिरी जाता है और वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करके उसे पता लगता है कि यहाँ पर बेसिकली जितने भी इलीगल कंसाइनमेंट उतारे जाते हैं उन सभी को उतरवाने में और लोकल पुलिस से बचाने में वहाँ का जो डीएसपी है वो उनकी मदद करता है। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ का डीएसपी बहुत ज़्यादा करप्ट है। ये पता लगते ही टीम सीधा डीएसपी के पास जाती है और फिर डीएसपी से इन्वेस्टिगेट करके उन्हें पता लगता है कि पानी के अंदर इलीगल कंसाइनमेंट को उतारने का सारा गांव के लोग करते हैं और उन सभी का जो लीडर है उसका नाम है भैरवा। अब ये सब पता लगने के बाद ही आईपीएस अजय अपनी टीम के साथ सीधा भैरवा के पास जाता है और वो उसे पुलिस की तरह नहीं बल्कि एक स्मगलर की तरह मिलता है और वो भैरवा से एक डील करते हुए उसे कहता है कि उसे भी शिप से अपना इलीगल सामान उतरवाना है और इसीलिए वो ये चाहता है कि भैरवा उसका सारा काम करे, जिसके बदले में वो भैरवा को बहुत सारे पैसे देगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही भैरवा ऐसा सुनता है वैसे ही वो इस काम को करने से मना कर देता है और भैरवा और उसके आदमी आईपीएस अजय से ये भी कहते हैं कि असल में उन्होंने ये सारा काम छोड़ दिया है। ये सुनकर आईपीएस अजय उन पर चिल्लाने लगता है और वो उनसे कहता है कि उसे उसका काम करना ही होगा। पर ये सुनकर भैरवा उनसे सबको बहुत मारता है और उन सबको पीट पीट के वहाँ से भगा देता है। पिटने के बाद ही आईपीएस अजय अपनी टीम को लेकर गांव के बाहर आ जाता है और जब वो गांव के बाहर एक समुद्री किनारे के पास आता है तब उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़े आदमी का नाम होता है सिप्पा। आईपीएस अजय जब सिप्पा से मिलता है तब वो उसे भैरवा और उसके गाँव के बारे में पूछता है और वो सिप्पा से पूछता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से भैरवा और उसके लोगों ने अभी काम छोड़ दिया है। ये सुनकर सिप्पा आईपीएस अजय से कहता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले तुम्हें हमारा इतिहास जानना होगा। अब ये बोलकर सिप्पा अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है।
सिपा बताता है कि आज से बहुत साल पहले यहाँ पर एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य के जो सैनिक थे वो बहुत ही ज़्यादा निडर, ताकतवर और बहादुर थे और इसीलिए उन जैसे योद्धा आसपास कहीं भी नहीं थे और इसीलिए इस राज्य के ऊपर अब तक जितने भी हमले हुए उन सभी हमलों में उन सारे योद्धाओं ने राज्य को बचा कर रखा। लेकिन इतने सारे युद्ध लड़ने की वजह से राज्य को काफ़ी नुकसान हुआ और फिर इसलिए जब आखिर में अंग्रेज़ वहाँ पर आए तब इस राज्य के योद्धाओं ने उन अंग्रेज़ों को तो भगा दिया, पर इतना सब होने की वजह से राज्य का शासन बिगड़ गया और यहाँ का राज्य और पूरा राजभर समाप्त हो गया। फिर ये सब होने के बाद ही वो सारे योद्धा जो कि इस राज्य की हिफाजत करते थे उन सभी ने अपने परिवार वालों को यहाँ पर लाकर गांव बसाना शुरू कर दिया। उन सभी वीर योद्धाओं ने मिलकर यहाँ पर 4 गांव बसाए और उन चारों गांव के अंदर एक ऐसा योद्धा होता था जो कि पूरे गांव को लीड करता था, यानी कि एक योद्धा पूरे गांव का लीडर होता था। लेकिन अब क्योंकि राजपाट खत्म हो चुका था और यहाँ के लोग के पास काम का कोई ज़रिया भी नहीं था, इसलिए यहाँ के लोगों ने पानी में उतरकर मछली पकड़ना शुरू किया और उन्हीं सब चीज़ों से अपनी ज़िंदगी चलाई। पर अब इन सब के बाद भी हालात बिगड़ते ही चले गए और पीढ़ी दर पीढ़ी हम हमारे चारों गांव और ज़्यादा करीब होते चले गए। लेकिन फिर एक दिन हमारे चारों गांव का समय बदला और ये हुआ आज से ठीक 12 साल पहले। सिपा बताता है कि आज से 12 साल पहले हमारे गांव में 2 आदमी आए जिनका नाम था मुरुगा और डीएसपी तुलसी। जब ये दोनों हमारे गांव में आए तब इन लोगों ने हमारे गांव के लोगों को काम दिया। असल में हमारे चारों गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहादुर हैं और इसीलिए हमारे गांव के लोग वो काम कर सकते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं और मुरुगा और डीएसपी तुलसी ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। असल में मुरुगा इलीगल काम करने वाले लोगों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो विदेशों से बहुत सारे बम, मिसाइल, बंदूक और ख़तरनाक चीज़ों को शिप कर में डालकर हमारे देश में इलीगल तरीके से लाता है। लेकिन अब क्योंकि पोस्ट पर कोस्टल गार्ड के द्वारा उसे पकड़े जाने का खतरा रहता है, इसीलिए उसने हमारे लोगों को ये ऑफ़र दिया कि हमारे लोग उसके सारे सामान को पोस्ट पर पहुंचने से पहले ही उतार लें और इस काम के बदले में उसने हमारे गांव के लोगों को बहुत सारा पैसा भी ऑफ़र किया और इसलिए हमारे लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद ही सिपा आईपीएस अजय को देवरा की कहानी बताना स्टार्ट करता है और वो कहानी बताते हुए उन सबसे कहता है कि आज से 12 साल पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ तब मेरे गांव का लीडर देवरा था। देवरा के अलावा बाकी तीनों गांव के जो लीडर्स हैं वो हैं भैरवा, कुंजारा और यप्पा और चारों गांव के इन सारे लीडर्स ने मिलकर अपने सारे आदमियों को इकट्ठा किया और फिर उन सब ने मुर्गा के कहने पर उसका काम करना शुरू कर दिया। अब इसके आगे सिपा की कहानी में हमें देवरा की फैमिली के बारे में पता लगता है, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि देवरा की फैमिली में उनकी वाइफ है, देवरा की मदर हैं, देवरा का एक बेटा है जो कि 12-1 साल का है और उसके साथ ही देवरा की वाइफ प्रेग्नेंट भी है, जिस वजह से आगे चलकर देवरा को एक बेटी भी होती है। देवरा अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ में बहुत खुश है और वो जो काम देवरा और उसके लोग कर रहे हैं उनसे वो काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा होता है, इसलिए चारों गांव की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही होती है। लेकिन कहानी में आगे हम ये जानते हैं कि जो सैफ अली खान का कैरेक्टर है यानी कि जो भैरवा है वो देवरा से बहुत ज़्यादा जलता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि देवरा के खुद के गाँव के साथ साथ बाकी के 3 गाँव के लोग भी देवरा की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि चारों गाँव के सारे लोग मिलकर हर साल एक खास पूजा करते हैं जिस पूजा का नाम है शस्त्र पूजा। और बेसिकली इस शस्त्र पूजा के अंदर चारों गांव से 2-2 योद्धा भाग लेते हैं और जिस गांव का योद्धा आखिरी तक टिका रहता है और सारे लोगों को हरा देता है वो इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और जो भी इसे जीता है उसे इनाम के तौर पर सारे पूर्वजों के हथियार मिलते हैं, यानी कि जो सारे शस्त्र जिन्हें उनके पूर्वजों ने इस्तेमाल किया होता है। इसीलिए जीतने वाले इन सारे शस्त्रों को अपने घर में रखता है और ये इन सब के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की बात होती है। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि बीते बहुत सालों से ये शस्त्र पूजा की प्रतियोगिता को हर बार देवरा ही जीतता आ रहा है और इस वजह से भी भैरवा देवरा से नफरत करता है, लेकिन सामने वो हमेशा यही दिखाता है कि वो देवरा का दोस्त है। अब इसके आगे हमें पता लगता है कि देवरा के गाँव का एक लड़का जिसकी उम्र 15-16 साल है, ये लड़का बेसिकली पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर में जाता है और अक्सर अपने गाँव में से शहर के बीच बस से अप डाउन करता है। लेकिन एक दिन अचानक से जब वो शहर से पढ़ाई करके अपने गांव आ रहा होता है तभी रास्ते में कुछ आतंकवादी उसके बस को घेर लेते हैं और उसके पूरे बस को बम से उड़ा देते हैं और फिर बस के अंदर जो भी लोग बचे होते हैं उन सबको गोलियों से मार देते हैं। फिर इसके बाद ही मरे हुए लोगों से बहुत सारा सामान का लूटपाट कर लेते हैं। अब जब इस लड़के की डेड बॉडी देवरा के गाँव पहुँचती है तब देवरा को ये देखकर बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो इसलिए क्योंकि जो बच्चा मरा होता है वो उसके पिता
पहले ही मर चुके होते हैं और इसीलिए ये बात देवरा को बहुत ज़्यादा दुखी करती है। लेकिन फिर इसके बाद ही देवरा और बाकी गांव के लीडर से मिलने के लिए मुरुगा और डीएसपी तुलसी आते हैं और वो दोनों सबसे कहते हैं कि कल के दिन उन्हें अगला माल उतारना है। इस बार ये सुनकर देवरा मुरुगा और डीएसपी तुलसी से कहता है कि उन्हें इस काम को कुछ दिनों के लिए रोक देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसलिए पकड़े जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन देवरा जैसे ही ऐसा बोलता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि भैरवा और कुंजारा ये बोलते हैं कि अगर देवरा को नहीं आना है तो वो ना आए, हम उसके बिना भी इस काम को कर लेंगे। लेकिन फिर इस बात को सुनकर ही चौथे गांव का लीडर रैयप्पा देवरा को साथ आने के लिए कहता है और वो देवरा को ये बोलकर मना लेता है कि अगर देवरा साथ होगा तो वो उन सबको किसी भी हालत से बचा लेगा। और फिर इसलिए अय्यप्पा की इस बात को सुनकर देवरा राज़ी हो जाता है और फिर वो सब अपने काम के लिए निकल आ जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए इस बार पानी के अंदर बहुत सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स होते हैं और इसलिए वो लोग देवरा और उसके सारे साथियों को पकड़ लेते हैं। शिप पर जब देवरा और उसके सारे लोग पकड़े जाते हैं तब सारे कोस्टल गार्ड्स ऑफिसर्स में से जो सबसे सीनियर होता है वो उन सबसे कहता है कि वो भी यहीं पास में ही रहता है और इसीलिए वो देवरा और उसके सारे साथियों को जानता है। लेकिन हाँ, उसने ये सुना होगा कि उनके बाप दादा बहुत बहादुर थे और बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए हर बाहरी ताकत का सामना किया था। लेकिन यहाँ पर वो ये देख रहे हैं उन्हीं योद्धाओं के बच्चे अब चोरी कर रहे हैं और ऐसे स्मगलर्स और क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हैं जो कि हमारे देश को ही बर्बाद कर रहे हैं। इन सब के आगे वो ऑफिसर को बहुत सारे कंटेनर खोलता है और वो सबको दिखाते हुए सबको बताता है कि इन सारे कंटेनर्स में बंदूक, बम, हथियार, गोले और इस तरह के सारी खतरनाक चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें जब इलीगली स्मगलर्स और क्रिमिनल्स के हाथ जाती हैं तब वो इन सब में से हमारे लोगों को मारते हैं। अब जब देवरा उस ऑफिसर की सारी बातें सुनता है तब वो ये समझ जाता है कि वो ऑफिसर बिल्कुल सही कह रहा है और इसी टाइम पर वो अपने गाँव के लड़के की मौत को भी याद करता है, क्योंकि उस लड़के की भी मौत इन सारे हथियारों के हमारे देश में आने की वजह से ही हुई थी। और फिर इसीलिए यहीं पर ही देवरा अपने मन में ये डिसाइड करता है कि अब से वो ये सारा काम छोड़ देगा। लेकिन इस टाइम पर ही देवरा ये देखता है कि भैरवा, कुंजारा, रियप्पा और उसके बाकी सारे लोग अचानक से सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन फिर ये सब देखकर देवरा अपने लोगों के खिलाफ हो जाता है और वो उन सबको ऐसा करने से रोक देता है। फिर वो अपने सारे लोगों को चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ही वो सारे लोग उन कंटेनर्स को अपनी बोट्स पर डालते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले भैरवा उन सारे कोस्टल गार्ड ऑफिसर से वादा करता है कि आज के बाद वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा और रही बात उसके गांव के लोगों की तो वो उन्हें ऐसा भी कुछ करने भी नहीं देगा। और फिर ये बोलने के बाद ही भैरवा अपने सारे लोगों के साथ अपने गाँव आ जाता है। जब वो लोग गाँव पहुँचते हैं तब मुरुगा और डीएसपी तुलसी वहाँ पर आते हैं और वो लोग देवरा से अपना सामान मांगते हैं। लेकिन देवरा उनके सारे सामान को उनके सामने ही डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उन सबसे कहता है कि आज से वो लोग उसका कोई भी काम नहीं करेंगे। और इसके साथ ही देवरा चारों गांव में ऐलान करता है कि आज के बाद से सिर्फ वही नहीं बल्कि चारों गांव में से कोई भी आदमी उनका साथ नहीं देगा और वो मुर्गा के कहने पर किसी भी इलीगल सामान को जहाज पे से नहीं उतरवाएगा। देवरा जैसे ऐलान करता है वैसे देवरा का गाँव और रियप्पा का गाँव उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि भैरवा और कुंजारा के गाँव वाले उसका विरोध करते हैं और कुछ लोग देवरा से लड़ने भी आते हैं। लेकिन देवरा उन सबको धूल चटा देता है और अपने हथियार से उन सबकी पीठ पर एक्स बना देता है और सब लोगों से कहता है कि अगर आगे से भी किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल करेगा। हालांकि देवरा के ये सब अनाउंस करने के बाद भी गांव के बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इलीगल काम को जारी रखते हैं। लेकिन जितनी बार भी वो लोग ये सब करने जाते हैं उतनी बार ही देवरा उन सबको पकड़ के बहुत ज़्यादा पीटता है और उन सबकी पीठ पर एक्स का निशान बनाता है ताकि बाकियों को भी ये संदेश मिल सके कि देवरा से कोई नहीं बच सकता है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि चारों गांव मिलकर फिर से फिशिंग करने लगते हैं और मछलियाँ पकड़कर अपनी ज़िंदगी चलाने लगते हैं। लेकिन ये सब भैरवा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इसीलिए वो किसी तरह से देवरा को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। फिर इसके लिए वो अपने और कुंजारा के गाँव के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि उन दोनों को गाँव के लोग मिलकर देवरा को मार देंगे। और अब कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं कि जो अय्यप्पा है यानी कि चौथे गांव का लीडर, उसके गांव में उसकी बहन की शादी है जिसमें सबके साथ साथ देवरा भी आता है। और इसलिए अय्यप्पा की बहन की शादी के अंदर भैरवा और कुंजारा मिलकर देवरा को बहुत सारी शराब पिला देते हैं, जिस वजह से देवरा अपना होश नहीं संभाल पाता। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही वो लोग देवरा के कानों में ये बात डाल देते हैं कि शादी के टाइम का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुरुगा के साथ मिल गए हैं और वो इलीगल सामान को उतरवाने के लिए समुद्र के पास गए हैं
अब देवरा जैसे इस बात को सुनता है वैसे ही वो नशे की हालत में सीधा वहाँ पर जाता है ताकि वो वहाँ पर उन सबको ऐसा करने से रोक सके। लेकिन असल में ये सारा भैरवा और कुंजारा का प्लान था और इसीलिए जैसे ही देवरा वहाँ पर पहुँचता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भैरवा और कुंजारा के गांव के बहुत सारे लोग होते हैं और उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं और फिर इसलिए वो सब मिलकर देवरा पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन देवरा एक बहुत ही पावरफुल योद्धा है और इसीलिए वो नशे की हालत में भी उन सबको मार देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि चारों गांव के लोगों को इस बारे में पता लगता है और इसलिए वो सब लोग वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर रात को देवरा ने उन सभी लोगों को मारा था। वहाँ पर आने के बाद ही ये सब लोग देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी देवला पर हमला किया था उन सब की वहाँ पर लाशें पड़ी होती हैं और निशानी के तौर पर उन सब की पीठ पर एक्स बना होता है। इसके साथ ही वहीं पास के एक पत्थर पर कुछ शब्द लिखे होते हैं और जब गांव के लोग उन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो असल में देवरा ने लिखा है। उन शब्दों को पढ़कर हमें ये पता लगता है कि देवरा गांव छोड़कर चला गया है और इसीलिए अब वो दूर रहकर ही चारों गाँव पर निगरानी करेगा और आगे से जो भी फिर से इल्लीगल काम करने की कोशिश करेगा देवरा उन सबको भी जान से मार देगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसने इन सबको मारा है। अब हालांकि ये सब होने के बाद भी गांव के काफ़ी सारे लोग फिर से इल्लीगल काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जितनी बार भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं उतनी बार ही देवरा उन सभी का वही हाल करता है जो हाल उसने पहले गांव वालों का किया था और इसलिए चारों गांव में डर बैठ जाता है कि देवरा किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम ये देखते हैं कि चारों गांव मिलकर ये सारे काम छोड़ देते हैं और फिर वो लोग फिर से फिशिंग स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसी तरह से 10-11 साल बीत जाते हैं जिसके बाद कि देवरा का जो बेटा है जिसका नाम वरा होता है वो भी अब जवान हो जाता है और वो भी बेसिकली अपने बाप देवरा जैसा ही दिखता है क्योंकि ये भी जूनियर एनटीआर ही होता है। हालांकि देवरा एक बहुत ही बड़ा वीर था, वहीं पर देवरा का बेटा वरा डरपोक होता है, इसलिए वो किसी पे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। लेकिन इसी टाइम पर हम भैरवा को भी देखते हैं जिसके मन में देवरा को लेकर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ चुका होता है और इसलिए उसके गांव के जिन भी लोगों को देवरा ने मारा है वो उन सब के बच्चों को इकट्ठा करके एक आर्मी बनाता है और बचपन से उन्हें ट्रेन कर करके जवानी तक उन्हें ऐसा बना देता है कि मानो वो सारे के सारे किलिंग मशीन हो गए हों। और भैरवा उन सबको इसलिए ऐसा तैयार करता है ताकि जब भी उसे देवरा मिले तो वो उन सबके ज़रिए देवरा को ख़त्म कर दे। फिर एक दिन अचानक हम ये देखते हैं कि भैरवा के गांव के कुछ लड़के देवरा की बेटी को छेड़ देते हैं, यानी कि वरा की बहन को। जैसे ही इस बारे में वरा को पता लगता है वैसे ही उन लड़कों को बहुत मारता है वो, और जब वरा इन सबको पीट के वहाँ से जा रहा होता है तभी भैरवा अपने गांव के उन लड़कों में से एक लड़के को जान से मार देता है। जिसके बाद ही अगले दिन गांव में ये खबर फैलती है कि वरा ने उन लड़कों को पीट पीट कर एक की जान ले ली है। अब ये बात जैसे ही वरा को पता लगती है कि उसके पीटने से किसी की जान गई है, भैरवा के गांव भैरवा के पास आता है ताकि वो भैरवा से माफ़ी मांग सके। लेकिन भैरवा उसे कहता है कि वो उसे तभी माफ़ करेगा जब वो उसके लिए काम करेगा। अब ये बात सुनकर वरा हाँ बोल देता है और फिर इसके आगे हमें पता लगता है कि भैरवा ने मुर्गा और डीएसपी तुलसी से डील कर ली होती है और उसने उनसे ये बोला होता है कि अब वो उसके जो लड़के हैं वो इतना ज़्यादा तैयार हो चुके हैं कि अब अगर देवरा उनके सामने आता भी है तो वो लोग देवरा को जान से मार देंगे। और फिर इसके लिए वो लोग कंसाइनमेंट को लेने के लिए पानी में उतरते हैं और इस बार भैरवा उन सबके साथ साथ देवरा के बेटे वरा को भी भेजता है और वो वरा से कहता है कि अगर उसका बाप देवरा उसे दिखे तो उसे देवरा को मारना पड़ेगा। अब इन सब के बाद ही जैसे ही वो लोग पानी में आकर कंसाइनमेंट उतारने लगते हैं वैसे ही हम ये देखते हैं कि उन पर हमला कोई कर रहा है, उन सबको पानी में खींच खींच कर मार रहा है। और जब दूसरे लोग उनको सबको खींचकर बाहर निकाल रहे होते हैं लेकिन वो ये देख रहे होते हैं कि जिन लोगों को पानी के अंदर खींचा गया था उन सब की पीठ पर एक्स बना हुआ है और इसलिए ये सब देखकर वो लोग ये समझ जाते हैं कि शायद ही देवरा यहाँ पर आकर उन सबके साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर यहीं पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है और वो खुलासा ये है कि यहाँ पर देवरा नहीं होता बल्कि देवरा का बेटा वरा है, वही ये सब कुछ कर रहा है। और फिर जब वो लोग उन सारे लोगों को पीठ पर एक्स बना देता है और उन्हें बेहोश कर देता है तब वो उन सबको शिप में डालकर तट पर लाद कर ले आता है। तब उससे वहाँ पर मिलने आते हैं प्रकाश राज यानी कि सिम्पा और फिर यहाँ पर सारे राज खुलते हैं और हमें ये पता लगता है कि असल में जिस रात सारे लोगों ने देवरा पर हमला किया था उसी रात को देवरा की मौत हो गई थी। लेकिन देवरा के बेटे वरा ने और सिप्पा ने दोनों ने मिलकर देवरा को मरने के बाद भी उसे किस्से कहानियों में ज़िंदा रखा ताकि चारों गाँव के मन में जो डर है वो डर बना रहे और कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि देवरा के मरने के बाद जितने भी लोगों के साथ हमने ऐसा लगा कि देवरा ने मारा है उन सबको असल में वरा ने ही मारा था।
अब आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिस दिन देवरा से लड़ने के लिए वो लोग आए थे, देवरा ने उन सबको मार दिया था, तो आखिरकार उन सबको मारने के बाद भी देवरा की मौत कैसे हुई और वो कौन था जिसने देवरा को मारा होगा। तो एंडिंग में हमें इसका आंसर भी मिल जाता है और हमें पता लगता है कि उस दिन जिस दिन देवरा ने उन सबको मार दिया था, तब उन सब के बाद देवरा से मिलने के लिए वहाँ पर देवरा का बेटा वरा आया था और देवरा के बेटे वरा ने देवरा को चाकू मार के जान से मार दिया था। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका आंसर हमें मिला था बाहुबली पार्ट 2 में, वैसे ही देवरा के बेटे वरा ने देवरा को क्यों मारा, इसका भी आंसर हमें मिलेगा देवरा पार्ट 2 में। इसी सवाल के साथ ये फिल्म यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों अब हम भी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।